हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस को कंडक्ट कराते हैं और इसमें भी आज जो ये वीडियो होने वाली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज को। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम जितनी भी हमारी लिटरेरी टर्म्स आएंगी और फिगर ऑफ स्पीच आएंगे उनको भी समझते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, लास्ट तक सभी को वीडियो को देखना है और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the term for the repetition of initial consonant sounds in words that are close together? देखिए उस पर्टिकुलर टर्म को क्या कहते हैं जब रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट, जो इनिशियल कॉन्सोनेंट हैं उनकी रेपिटेशन, कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनकी रेपिटेशन होती है। ऑप्शंस हैं एलिट्रेशन, एसोनेंस, ओनोमेटोपोइया या फिर पर्सोनिफिकेशन। तो आप भी समझते हैं, देखिए जब रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड हो, वाउल साउंड की अगर रेपिटेशन होती है तो उसको हम एसोनेंस बोलते हैं और जब कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन होती है तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनकी साउंड्स की रेपिटेशन होती है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is which literary device involves giving human-like qualities to non-human entities? अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सी वो लिटरेरी डिवाइस है जिसमें जो ह्यूमन लाइक क्वालिटीज हैं, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग जो भी क्वालिटीज हैं या एक ह्यूमन जो भी एक्टिविटी करता है उनको रिलेट कर दिया जाता है नॉन ह्यूमन एंटिटीज से। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स से। जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसके लिए हम कोई लिविंग चीज को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन है मेटाफर, सिम्बली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली। तो ध्यान रखना है ये क्या होता है, ये पर्सोनिफिकेशन होता है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनसे हम लिविंग बीइंग वाली चीजें करा रहे होते हैं। ठीक है, moving to the next question. Next is what is the term for a word or phrase that imitates the sound it describes? ऑप्शन है ओनोमेटोपोइया, एलिट्रेशन, एसोनेंस या फिर यूफिमिज्म। उस पर्टिकुलर टर्म को क्या कहेंगे जिसमें एक वर्ड या फिर फ्रेज को इमिटेट किया जाता है, जो मतलब उसकी साउंड जो होती है ना, स्पेशली साउंड पे फोकस किया जाता है और साउंड को रिपीट किया जाता है। जैसे कैट की साउंड है मियाओ, है ना, इस तरीके से मतलब साउंड पे फोकस किया जाता है बेसिकली। ऑप्शन है ओनोमेटोपोइया, एलिटरेशन, एसोनेंस, यूफिमिज्म। यहाँ पर राइट आंसर है ओनोमेटोपोइया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is which literary device involves comparing two unlike things without using like or as? देखिए यहाँ पे ना दो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम ये देखते हैं कि जिसमें कंपैरिजन किया जाता है, दो अनलाइक चीजों में भी कंपैरिजन किया जाता है और जब कंपैरिजन लाइक, एज ऐसे वर्ड जोड़ के किया जाए तब वो सिमिली होता है। और अगर हम कंपैरिजन तो कर रहे हैं दो चीजों में लेकिन हम लाइक या एज जैसे शब्द का यूज नहीं कर रहे हैं तो सिचुएशन में वो मेटाफर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि वो कौन सी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें दो अनलाइक चीजों के बीच में कंपैरिजन तो होता है विदाउट यूजिंग लाइक और एज, लेकिन लाइक और एज का यूज किए बिना। ओके, ऑप्शन है सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल। तो राइट आंसर हो जाएगा मेटाफर। मेटाफर में भी हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं योर फेस इज लाइक सन, तो ये हो गया सिमिली। ठीक है, और मतलब अगर हम लाइक हटा दें तो क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टर्म
for a figure of speech that involves an exaggeration used for emphasis or effect. वो particular term कौन सी है figure of speeches में that involve an exaggeration used for emphasis और effect, मतलब प्रभाव को बढ़ाने के लिए, चीजों को और ज्यादा प्रभावशाली दिखाने के लिए उसको बढ़ा चढ़ा कर बता दिया जाता है, एक्सेजरेट किया जाता है। तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? हाइपरबोल है, मेटाफर है, सिमिली है या पर्सनिफिकेशन है? तो आप इन्हें समझ चुके हो। आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसका राइट आंसर कर सकते हो। देखो सिमिली में क्या है, दो अनलाइक चीजों में कंपैरिजन होता है और प्लस लाइक और एज का यूज करते हुए, ठीक है। और मेटाफर में हम लाइक और एज का यूज नहीं करते, लेकिन कंपैरिजन उसमें भी होता है। पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग थिंग्स को हम लिविंग एंटिटीज के साथ जोड़ देते हैं, या लिविंग थिंग्स की जो वर्क है उन्हें हम नॉन लिविंग के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये तीनों तो आपको पता ही चल गए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक्सेजरेट करने वाली चीज किसके साथ जुड़ेगी? हाइपरबोल के साथ में जुड़ जाएगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरबोल। ओके हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था और उसका राइट आंसर है हाइपरबोल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन अ लाइन ऑफ पोएट्री। अब उस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या बोलते हैं जिसमें ना सिलेबल पे फोकस किया जा रहा है? ओके मतलब स्ट्रेस्ड सिलेबस है, फिर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आ रहे हैं, तो सिलेबल पे स्पेशली फोकस किया जा रहा है। किस टर्म में? मीटर में, राइम में, एलिट्रेशन या एसोनेंस? तो जो सिलेबल है ना वो किसके पार्ट है? वो मीटर के पार्ट है, नॉट राइम स्कीम। ये किसके पार्ट होते हैं? मीटर के, ठीक है। कौन सा मीटर होगा? जैसे दो सिलेबल से मिलकर एक फीट बनता है, एक फुट कह सकते हो या एक फीट कह सकते हो, दो सिलेबल से मिलकर, ठीक है। अब मान लो कि ऐसे ऐसे 5 फीट है, एक लाइन में, एक कोई लाइन है, उसमें एक अनस्ट्रेस सिलेबल आ रहा है और एक स्ट्रेस सिलेबल आ रहा है, फिर अनस्ट्रेस सिलेबल आ रहा है, फिर स्ट्रेस सिलेबल आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से बन रहे हैं और इस तरीके से 5 पेयर बन जाते हैं, ठीक है। अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, इस तरीके से 5 पेयर बन जाते हैं, 5 फीट बन जाते हैं। तो उसको ही हम क्या कह देते हैं? पेंटामीटर बोलते हैं। तो ध्यान रखना है सिलेबल जो कनेक्टेड होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं? मीटर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Next is which literary device involves the use of words or phrases that have multiple meanings? वो कौन सी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें ना एक वर्ड के या एक फ्रेज के ना मल्टीपल मीनिंग होते हैं? ऑप्शन है एम्बिग्विटी, आयरनी, सिंबलिज्म, इमेजरी। तो आप समझ ही गए होंगे, जब एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं या फिर हम कहें एक फ्रेज के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हो तो उसको कहते हैं एम्बिग्विटी। ओके ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एम्बिग्विटी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टर्म फॉर अ कैरेक्टर इन अ नॉवेल और प्ले हु अंडरगोज सिग्निफिकेंट चेंज और ग्रोथ? एक नॉवेल में या फिर हम एक कह सकते हैं एक प्ले के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट एक महत्वपूर्ण बदलाव हमें देखने को मिलता है या उसमें अचानक से ग्रोथ देखने को हमें मिलती है कैरेक्टर में। तो ऐसे कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? डायनेमिक कैरेक्टर, स्टैटिक कैरेक्टर, प्रोटेगोनिस्ट या फिर एंटागोनिस्ट? अचानक से सिग्निफिकेंट चेंज होगा कैरेक्टर में, ग्रोथ होगी, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? डायनेमिक कैरेक्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना है, डायनेमिक कैरेक्टर। नेक्स्ट इज व्हिच लिटरेरी डिवाइस इन्वॉल्व द यूज ऑफ लैंग्वेज दैट इज अपोजिट ऑफ इट्स लिटरल मीनिंग? यहां पे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हम भाषा का उपयोग तो करते हैं लेकिन जिन शब्दों का हम उपयोग कर रहे हैं ना उसका मीनिंग जो निकलता है उससे जस्ट अपोजिट होता है मीनिंग। हम बोलते कुछ हैं लेकिन मीनिंग उसका अपोजिट होता है, ठीक है। ऐसी कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? ऑप्शन है आयरनी है, सार्काज्म है, हाइपरबोल है, मेटाफर है। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ध्यान रखना है, इसको कहते हैं आयरनी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कहते हैं ना कोई लेट उठ के आया, अरे आज तो बहुत जल्दी उठ गए, तो मतलब क्या है कि हम शब्द तो कुछ कह रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग कुछ अपोजिट निकल रहा है, ठीक है, आयरनी। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग अ लिटरेरी टेक्स्ट? वो कौन सी टर्म है फॉर द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग अ लिटरेरी टेक्स्ट?
ऑप्शन है एक्जेसिस, हार्मेनेटिक्स, क्रिटिसिज्म या फिर एनालिसिस। एक लिटरेरी टेक्स्ट को एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो एक लिटरेरी डिवाइस को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना क्या कहलाता है? ये टर्म कौन सी कहलाती है? इसे कहते हैं एक्जेसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई लिटरेरी टर्म है, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसके मीनिंग को डिफाइन करके देख रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम एक्जेसिस। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द ट्रेडिशनल राइम स्कीम ऑफ अ शेक्सपियरियन सोनेट। अब आपको बताना है कि शेक्सपियरियन सोनेट जो हैं उनकी राइमिंग स्कीम क्या रही है। जैसे आप जानते हो सोनेट के बारे में, सोनेट क्या है? एक छोटी, एक शॉर्ट पोम कह सकते हो आप, है ना, जो 14 लाइन की एक पोम होती है। ठीक, सोनेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे। हमने स्पेंसिलियन सोनेट के बारे में भी सुना है, हमने शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में भी सुना है। ठीक है, हमने पेट्रार्कन सोनेट के बारे में भी सुना है। पेट्रार्कन सोनेट में तो फॉर्मेट जो होता था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, ऑक्टेव एंड सिस्टेट, है ना। ये जो 14 लाइन थी वो दो भागों में डिवाइडेड थी, 8 लाइन और 6 लाइन। 8 लाइन को हम ऑक्टेव बोलते थे और 6 लाइन को हम सिस्टेट बोलते थे। ठीक है, लेकिन जो शेक्सपियरियन सोनेट है, वो शेक्सपियरियन सोनेट की जो ये 14 लाइन है ना, ये ना दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन किस तरीके से हैं? इसमें 3 क्वार्ट्रेन होते हैं। क्या होते हैं? 3 क्वार्ट्रेन एंड 1 कपलेट होता है। अब क्वार्ट्रेन और कपलेट क्या होते हैं? तो ध्यान रखना है भाई, कपलेट जो है, हम कहते हैं ना एक कपलेट है शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर, तो कपलेट का मतलब होता है कि 2 लाइन का जो स्टेंजा होता है। ठीक है, कपलेट मतलब एक पेयर, 2 लाइन का एक स्टेंजा होगा, इसके अंदर होंगी 2 लाइन। ठीक है, और ये ना इनके सोनेट में लास्ट में गिवन होता है, एक कपलेट जो होता है वो एंड में होता है। और क्वार्ट्रेन का मतलब होता है 4 लाइन के स्टेंजा को, जो 4 लाइन स्टेंजा होते हैं ना, 4 लाइन स्टेंजा, उसी को हम क्या कहते हैं? क्वार्ट्रेन। तो शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर 3 तो क्वार्ट्रेन होते हैं, क्वार्ट्रेन, ठीक है, प्लस 1 कपलेट होता है। ठीक है, अब 3 क्वार्ट्रेन हैं, तो 3 क्वार्ट्रेन का मतलब हो गया 3 इंटू 4, यानी कि 12 लाइंस तो क्वार्ट्रेन की बन गई। 3 क्वार्ट्रेन मतलब 3 4 लाइन वाले स्टेंजा हैं, है ना, प्लस 2 लाइन का एक स्टेंजा है। तो इस तरीके से ये 14 लाइन का सोनेट होता है शेक्सपियरियन सोनेट। अब इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? शेक्सपियरियन सोनेट की ट्रेडिशनल राइमिंग स्कीम क्या है? ऑप्शन है ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ जी जी, ए बी बी, सी सी, डी डी, ई एफ जी जी, ए बी बी ए, सी डी सी डी सी डी, ए बी बी, सी सी, डी डी, ई एफ। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो देखिए, आप डिवीजन से तो कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो, डिवीजन के अनुसार इसको एलिमिनेट कर सकते हो आप, क्योंकि हमने अभी क्या कहा? 3 क्वार्ट्रेन तो दिए हुए हैं, लेकिन कपलेट नहीं दिया हुआ, तो इसको तो वैसे हो गया, है ना। क्वार्ट्रेन की राइमिंग स्कीम क्या है और कपलेट की क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, जो शेक्सपियरियन सोनेट है ना, उनकी जो ट्रेडिशनल राइमिंग स्कीम है वो यही चलती आ रही है। क्या है? ए बी, सी डी, ई एफ जी जी। ओके, देखो, एक क्वार्ट्रेन, दूसरा क्वार्ट्रेन, तीसरा क्वार्ट्रेन और लास्ट में ये कपलेट। ओके, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, सी डी ई एफ जी जी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोनेट। एक सोनेट की मुख्य विशेषता क्या है? इट हैज 12 लाइन। नो, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें कितनी लाइन होती हैं। इट हैज 14 लाइन्स। आगे भी देख लेते हैं, 2 ऑप्शन क्या दिए हैं। इट हैज अ कंसिस्टेंट राइमिंग स्कीम। ये जरूरी नहीं है, देखिए, कंसिस्टेंट राइमिंग स्कीम बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है ना। इट हैज अ लिटिल, इसमें आगे कुछ गिवन ही नहीं है। ठीक है, वैसे बेसिकली इसका राइट आंसर यही है, इट हैज 14 लाइन्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द फाइनल कपलेट 2 लाइन स्टैंजा ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। देखो, शेक्सपियरियन सोनेट में जैसे कि हमने बात की 3 क्वार्ट्रेन प्लस 1 कपलेट है ना। तो इसमें जो लास्ट में जो कपलेट होता है ना, ये एक तरीके से कॉन्क्लूजन होता है। मतलब इन 3 क्वार्टरन में तो कहीं ना कहीं ये जो शेक्सपियर हैं, ये प्रॉब्लम को रेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठा रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम को रेज करते हैं, लेकिन कपलेट में जाके ना उसका सोल्यूशन निकलता है। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे कहा गया कि लास्ट की ये 2 लाइन जो कपलेट है शेक्सपियरियन सोनेट की, उसमें उसको टर्म क्या दी हुई है या उसको और क्या कहा जाता है? तो बेसिकली उसको क्या ही कहा जाता है?
कपलेट कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बस ये ध्यान रखना कि कपलेट में ही कॉन्क्लूजन निकलता है उसका। ओके, अच्छा अगर इसी में हम देखें तो सारी टर्म्स को हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। जैसे क्वार्टरेन है, क्वार्टरेन किसे कहेंगे? 4 लाइन का अगर कोई स्टेंजा है, 4 लाइन स्टेंजा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वार्टरेन बोलते हैं। ऑक्टेव क्या है? ऑक्टेव का मीनिंग हुआ कि कोई 8 लाइन का स्टेंजा है तो उसको हम ऑक्टेव बोल देंगे। ठीक है, 8 लाइन का स्टेंजा। अब बोल्टा क्या होता है? तो बोल्टा आपको ध्यान रखना है, जैसे हम अगर पेट्रार्कन सोनेट की बात करते हैं जिसमें ऑक्टेव और सिस्टेट आते थे, मतलब 8 लाइन का एक स्टेंजा प्लस 6 लाइन का एक स्टेंजा। ठीक है, 8 लाइन का और 6 लाइन का। तो जब ये 8 लाइन, इसमें क्या होता था? इसमें भी एक फर्स्ट स्टेंजा में प्रॉब्लम रेज होती है और लास्ट स्टेंजा में उसका कंक्लूजन निकाला जाता है। मतलब एक तरीके से मोड़ आता है। मोड़ से मतलब है कि शुरुआत में तो प्रॉब्लम की बात हो रही है और अचानक से टर्न लेती है। जो कॉन्सेप्ट है, जो थीम है, वो अचानक से टर्न लेती है। 8 लाइन के बाद में जब 9 लाइन आती है, ये जो सिस्टेट की जो पहली लाइन है, सिस्टेट की पहली लाइन, या फिर हम कहें पूरी ओवरऑल पोएम की जो 9th लाइन आएगी, 9th लाइन, उसी को हम क्या बोल देते हैं? उसी को बोल्टा कहा जाता है। बोल्टा क्यों? क्योंकि यहां से ना टर्न ले रही है, जो थीम है ना पोएम की, वो टर्न लेती है। तो 9th जो लाइन है उसको हम बोल्टा कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे क्या राइट आंसर जाएगा? तो आपको बताइए, शेक्सपियरियन सोनेट का जो लास्ट स्टेंजा है, जो 2 लाइन का होता है, उसको क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू द नेक्स्ट, Which of the following sonnet form is characterized by an octave? बताइए कौन सी वो सोनेट फॉर्म है जिसको कैरेक्टराइज किया गया है एक ऑक्टेव से, यानी कि 8 लाइन स्टेंजा फॉलोड बाय अ सस्टेट 6 लाइन स्टेंजा। मतलब एक ऑक्टेव है और जिसको फॉलो किया जा रहा है, या फिर उसके बाद में एक सिस्टेट आता है, 6 लाइन का स्टेंजा आता है। तो ये कौन से सोनेट फॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है? शेक्सपियरियन सोनेट, इटालियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट या मिल्टोनिक सोनेट? तो आप पहले ही समझ चुके हो। यस, हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है इटालियन सोनेट। ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट भी बोल देते हैं। ठीक है, इटालियन सोनेट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर द टर्न और शिफ्ट इन द पोम that occurs between the octave and sestet in an Italian sonnet? अभी हमने डिस्कस किया था, याद है? तो ये वही है, वो मतलब उस टर्म को, उस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या कहते हैं? जो एक टर्न है, एक शिफ्ट है ऑक्टेव से सिस्टेट की तरफ, पोम के अंदर, एक सोनेट के अंदर, इटालियन सोनेट के अंदर। ठीक है, मतलब 9th जो लाइन होती है जिसमें टर्न आता है एक थीम के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वोल्टा बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारी टर्म आपको पता ही है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज नोन फॉर राइटिंग सोनेट्स? इनमें से वो कौन से पोएट हैं जिनको सोनेट लिखने के लिए जाना जाता है? तो आप जानते ही हैं। देखिए, सबसे ज्यादा सोनेट लिखने वाले कौन है? विलियम शेक्सपियर हैं। ऑब्वियस सी बात है, 154 सोनेट लिखे हैं इन्होंने, अगर इन सारे राइटर्स में देखा जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट या शेक्सपियर सोनेट? शेक्सपियर सोनेट की जो प्राइमरी थीम रही है वो क्या रही है? लव, ब्यूटी, मोर्टेलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव? Yes, right answer है all of the above. Option number D is the correct answer. Next question is, which of the following is the characteristics of a Spenserian stanza या Spenserian sonnet? Spenserian sonnet जो है उनके characteristics क्या हैं? Option है, it has a rhyme scheme of AB AB, BC BC, CD CD, EE. देखिए, एक चीज ध्यान रखनी है कि जो शेक्सपियरियन सोनेट है और स्पेंसरियन सोनेट है, दोनों की फॉर्मेशन एक जैसी है। राइमिंग स्कीम अलग अलग है भले ही, लेकिन फॉर्मेशन एक जैसी है। मतलब जैसे शेक्सपियर ने 3 क्वार्टेन और 1 कपलेट का यूज किया है, वैसे ही स्पेंसर का भी है 3 क्वार्टेन प्लस 1 कपलेट। ओके, राइमिंग स्कीम चेंज है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, इट हैज अ राइम स्कीम ABBA ABBA, CD CD CD. It has a consistent iambic pentameter. It has a little. तो ये तो कट हो जाएंगे। इसकी राइमिंग स्कीम का अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि स्पेंसरियन स्टैंजा जो है ना, उसकी राइमिंग स्कीम होती है AB AB, BC BC, CD CD, EE।
ओके यही अगर हम शेक्सपियरियन स्टैंजा की बात करते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट की बात करते हैं, तो उसकी राइमिंग स्कीम क्या थी, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। उनकी थी ए बी, मतलब फर्स्ट क्वार्टर इनकी राइमिंग स्कीम आप देख रहे हो एक जैसी है, उसके बाद में चेंज होती है। यहाँ पे तो इसी को फॉलो कर लिया जाता है, बीजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सी डी, ओके, ई एफ और फिर जी, ठीक है, ये शेक्सपियरियन सोनेट की है और ये स्पेंसरियन। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग अ सोनेट? एक सोनेट को एनालाइज करना या इंटरप्रेट करना क्या कहलाता है, उस टर्म को हम क्या कहते हैं? एक्जेसिस, हार्मेनेटिक्स, क्रिटिसिज्म या फिर एनालिसिस? तो किसी भी लिटरेरी टर्म को या फिर किसी भी लिटरेरी फॉर्म को अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो वो एक्जेसिस कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, which of the following sonnet forms is characterized by a final couplet that provide a conclusion or a comment on the poem? तो वो कौन सी सोनेट फॉर्म है जिसमें क्या होता है, जो फाइनल कपलेट है वो कंक्लूजन देता है या फिर पोम के लिए कमेंट देता है? ऑप्शन है शेक्सपियरियन सोनेट, इटालियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट। तो राइट आंसर है यहाँ पर शेक्सपियरियन सोनेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which literary form is characterized by a heroic protagonist and a detailed setting? कौन सी लिटरेरी फॉर्म है जिसकी मुख्य विशेषता क्या है? बाय अ हीरोइक प्रोटैगनिस्ट एंड डिटेल्ड सेटिंग। एक हीरोइक प्रोटैगनिस्ट होगा उसके अंदर, मतलब हीरो होगा, हीरो जैसी क्वालिटी होंगी कैरेक्टर के अंदर, और मेन हीरो होगा वो पर्टिकुलर वर्क का, एंड डिटेल्ड सेटिंग होगी उसकी। तो राइट आंसर है एपिक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हालांकि नॉवल ड्रामा भी हो सकता था, लेकिन एपिक की बात कही गई है यहाँ पर। विच लिटरेरी फॉर्म इज अ शॉर्ट स्टोरी दैट टिपिकली फीचर्स अ ट्विस्ट एंडिंग? कौन सी लिटरेरी फॉर्म में एक शॉर्ट स्टोरी होती है और उसकी एंडिंग जो है वो ट्विस्टफुल होती है बहुत ही ज्यादा, उसका फीचर जो है ना बहुत ही ट्विस्ट आता है एंडिंग में? नॉवल है, शॉर्ट स्टोरी, फ्लैश फिक्शन या फिर फेबल? तो ये है फ्लैश फिक्शन। Option number C is the correct answer. Flash fiction. Next is, which figure of speech involve the repetition of initial consonant sound? तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, initial consonant sound की repetition किस figure of speech में होती है? alliteration में, ठीक है। अगर यहाँ पे vowel sound की बात हो जाए, ठीक है, पूछ लिया जाए repetition of vowel sound किस में है, तो वो assonance में है, ठीक है। ओनोमेटोपोइया में क्या होता है कि इमिटेशन होती है, साउंड से रिलेटेड होता है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लिविंग फीचर्स जोड़ दिए जाते हैं। आगे है, विच फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व गिविंग ह्यूमन लाइक क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज? तो वही चीज आ गई कि ह्यूमन लाइक क्वालिटीज को हम नॉन ह्यूमन एंटिटीज के साथ में जोड़ देते हैं, तो उस चीज को, उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, विच फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व एन एक्सेजरेशन यूज्ड फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट? मतलब प्रभाव बढ़ाने के लिए, इफेक्ट, बहुत ज्यादा चीज को प्रभावशाली बताने के लिए चीजों को बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है, तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो वो भी आप जानते हो, हाइपरबोली है, ठीक है। Next question is, which figure of speech involve a comparison between two unlike things using like or as? देखिए वहां पे था कि हम like और as का यूज नहीं कर रहे थे, तब कौन सी फिगर ऑफ स्पीच थी? मेटाफर। और अगर हम like और as का यूज करते हैं तो वो क्या हो जाती है फिर? सिमिली। ओके, जब हम दो अनलाइक एंटिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं और उसमें हम like और as जैसे शब्दों का भी यूज कर रहे हैं, तो तब क्या है? वो सिमिली है। Next is, which figure of speech involve a comparison between two unlike things without using like और as? और यदि हम क्या कर रहे हैं? like और as का यूज किए बिना कंपैरिजन कर रहे हैं, तब वो मेटाफर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, which literary form is characterized by a narrative that is presented in verse? देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी लिटरेरी फॉर्म है जिसकी मुख्य विशेषता ये है कि उसका नरेटिव तो होता है लेकिन वो वर्स में होती है। वर्स मतलब पोएटिक वे में, पोएम के वे में लिखी गई है, मतलब प्रोज में नहीं लिखी हुई है, पोएट्री में लिखी हुई है, वर्स में लिखी हुई है। ओके, वो क्या है? नॉवेल है, एपिक है, ड्रामा या पोएट्री? तो आप समझ ही गए होंगे कि जो एपिक होता है ना,
वो लिखे जाते पोएटिक वे में हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कथाएं, बहुत नरेटिव वे में भी होता है, उसमें बहुत बड़ी महान लोगों की जो गाथाएं हैं वो चल रही होती हैं। तो ये है एपिक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एपिक। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, which literary form is a type of narrative poetry that typically features a heroic protagonist? कौन सी लिटरेरी फॉर्म है जिसमें एक हीरोइक प्रोटैगनिस्ट होता है, वो भी एपिक ही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, which figure of speech involves the use of words that imitate the sound they describe? बताइए कौन सी वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो वर्ड्स है ना वो रिपीट भी हो रहे हैं, मतलब एक वर्ड दो दो तीन तीन बार आ रहा है इमिटेटिंग, और उसकी साउंड इमिटेटिंग हो रही है। तो उनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ओनोमेटोपोइया, एलिट्रेशन, एसोनेंस या पर्सोनिफिकेशन? ध्यान रखना है वो है ओनोमेटोपोइया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व द यूज ऑफ अ वर्ड और फ्रेज दैट इज अपोजिट टू इट्स लिटरल मीनिंग? तो ये रिपीट हो गए हैं कुछ क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है, ये है आयरनी। ठीक है, नेक्स्ट इज, which figure of speech involve the attribution of human qualities or characters to non-human entities, that is personification? किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। which literary form is characterized by a dramatic narrative that is presented in verse? ड्रामेटिक नैरेटिव है और प्रेजेंट हो रहा है वर्स में, दैट इज एपिक। ओके, नेक्स्ट इज, which literary form is a type of short narrative that typically features a twist ending? शॉर्ट स्टोरी है, ये भी रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुए। फ्लैश फिक्शन है ये, सॉरी शॉर्ट स्टोरी ना है, नहीं होकर इसका राइट आंसर है फ्लैश फिक्शन 34 का। नेक्स्ट इज 35, which figure of speech involve the use of word or phrase that is repeated at the beginning of successive clauses or sentences? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज ही जो है ना बार बार रिपीट हो रही है, ओके, बिगिनिंग में, क्लॉज के रूप में, सेंटेंस के रूप में। एलिट्रेशन है, एसोनेंस है, एनाफोरा है या एपिस्ट्रोफी है? तो यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा? एनाफोरा। जब वर्ड के वर्ड या क्लॉज की क्लॉज जो है वो पूरी रिपीट हो, ठीक है, दैट इज एनाफोरा। नेक्स्ट इज, which figure of speech involve the use of word or phrase that is used to address a person or thing that is not present? यहाँ पे कहा गया है कि वो लिटरेरी डिवाइस कौन सी है जिसमें ना वर्ड और फ्रेज को एक पर्टिकुलर पर्सन को एड्रेस करते हुए यूज किया जा रहा है जो वहां पे प्रेजेंट भी नहीं है। अपोस्ट्रोफी है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, सिमिली है। तो जब हम किसी को इंडिकेट करते हुए या किसी की तरफ इशारा करते हुए कोई बात करते हैं, ठीक है, तो उस चीज को हम अपोस्ट्रोफी में रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट इज, which figure of speech involves the use of a word or phrase that is used to convey a meaning that is opposite of its literal meaning? यहाँ पे वही चीज है कि कौन सी फ्रेज या वर्ड है जो मतलब जिस तरीके से कन्वे किया जा रहा है उसका मीनिंग उससे अपोजिट होता है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर? आयरनी। नेक्स्ट इज, what is the term for a line of poetry that has 5 feet syllables and a specific pattern of stressed and unstressed syllable? यहां पे कहा जा रहा है कि उस पर्टिकुलर लाइन को हम क्या कहेंगे जिसमें 5 फीट है सिलेबल्स के, ठीक है, सिलेबल्स के कितने फीट हैं? 5 फीट। एक फीट में कितने सिलेबल होते हैं? 2 सिलेबल होते हैं, ठीक है। सिलेबल का एक पेयर होता है उसको हम फीट बोलते हैं, ठीक। और जो पेयर होता है ना, सिलेबल का पेयर जो होता है जिसको फीट कह रहे हैं, उसमें एक स्ट्रेस्ड सिलेबल और एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? और ऐसे ऐसे 5 फीट होते हैं उसके अंदर, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आइम्बिक पेंटामीटर, ट्राइकी टेट्रामीटर, डेक्टिलिक हेक्सामीटर या फिर एनापेस्टिक ट्राइमीटर। तो ये है आइम्बिक पेंटामीटर, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आइम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट इज, which poetic device involves the use of a line that has a natural pause or break in it, usually marked by punctuation? यहाँ पे कहा गया है कि वो कौन सी पोएटिक डिवाइस है जो किस लिए यूज की जाती है? एक लाइन में जब एक लिटिल पॉज हो या लाइन में ब्रेक आता है उस समय पर, स्पेशली पंक्चुएशन में इसका ध्यान रखना होता है हमें,
ऑप्शन है सेजुरा, एंजाममेंट, एनाफोरा या फिर एपिस्ट्रॉफी। ध्यान रखना है ये क्या होता है सेजुरा, मतलब एक लिटिल पॉज इन अ लाइन, दैट इज कॉल्ड सेजुरा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज what is the term for a line of poetry that runs on to the next line without a natural pause or break? उस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या कहेंगे किसी भी पोएट्री की लाइंस में, जब हम बिना किसी ब्रेक के या फिर बिना किसी पोज के हम नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। मतलब ऐसा होता है कि लाइन जो है ना वो पूरी नहीं होती है, एक ही उसमें दूसरी लाइन में भी जा रहा है उसका मीनिंग, ठीक है, और रन इन लाइन चल रहा है और ब्रेक कहीं पर है नहीं उसमें, ना पोज है। तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे? एंजाममेंट है, वो सेजुरा है, एनाफोरा है या एपिस्ट्रॉफी है? तो दैट इज कॉल्ड एंजाममेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस लाइन है, मतलब इनकी ये पोएट्री है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, और उसी से ये लाइन है, पहली लाइन वही है। और इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन में? मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन, एंजाममेंट। तो इस लाइन में भी हमें एंजाममेंट देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई हार्ट इज अ हैवी बर्डन। एमिली डिकिंसन की ये लाइन है, माई हार्ट इज अ हैवी बर्डन। विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन? इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को मिलती है? सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली। यस, माई हार्ट इज अ हैवी बर्डन। देखिए इन्होंने ना एक तरीके से कंपैरिजन कर दिया हार्ट का हैवी बर्डन से, मतलब अपने दिल को, हृदय को ये क्या कह रही है, एक भारी वजन बोल रही हैं, ठीक। और यहाँ पे ना तो लाइक का यूज हो रहा है ना एज का, तो यहाँ राइट आंसर है मेटाफर। यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, मतलब हार्ट को ही क्या बता दिया, हैवी बर्डन बोल दिया है, ठीक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेटाफर। नेक्स्ट इज The stars shone brightly in the midnight sky like diamonds scattered on velvet. जॉन कीट्स की ये लाइन है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? द स्टार्स शोन ब्राइटली इन द मिडनाइट स्काई लाइक, इस पे फोकस करना है, लाइक, ओके, डायमंड्स स्कैटर्ड ऑन वेलवेट। तो इन्होंने ये कहा है कि जो स्टार्स है ना वो मिडनाइट के स्काई में, मध्य रात्रि में आसमान में इस तरीके से चमक रहे हैं जैसे कि वेलवेट पे डायमंड्स बिखरे हुए हो, ठीक है। तो अगर कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर और लाइक का भी यूज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा फिर? सिमिली, ठीक है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली है। नेक्स्ट इज द विंड डोथ होल लाइक अ वोल्फ इन द नाइट। शेक्सपियर की लाइन है और लाइक आ रहा है, कंपैरिजन हो रहा है विंड का वोल्फ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सिमिली। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सिमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिटी इज अ बीस्ट दैट स्वेलोज अस होल। टी.एस. एलियट की लाइन है, ये कह रहे हैं द सिटी इज अ बीस्ट दैट स्वेलोज अस होल। सिटी को ही क्या बता दिया इन्होंने? बीस्ट बोला है, ओके। यहाँ पे देखो लाइक और एस का तो यूज नहीं हो रहा है, लेकिन ये सीधे सीधे इंडिकेट कर रहे हैं कि सिटी क्या है? एक बीस्ट है, ओके। तो ये हो जाएगा मेटाफर। कंपैरिजन तो हो रहा है लेकिन लाइक एस का यूज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. विलियम वर्ड्सवर्थ, I wander lonely as a cloud, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोएम है, इसी में से ये लाइन ली गई है और पूछा गया है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इसके अंदर है? सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन या हाइपरबोली? I wandered lonely as a cloud। तो देखिए यहाँ पे लाइक तो यूज नहीं हुआ, लेकिन किसका यूज हुआ? एज का यूज हुआ, ओके। वो अपने आप को ही किससे कंपेयर कर रहे हैं? क्लाउड से, बादल से, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिमिली, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world and all are who? John Milton, Paradise Lost. Which figure of speech has been used in this line? पैराडाइज लॉस्ट से ये लाइन ली गई है, उसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछी जा रही है। ऑप्शन है एल्यूजन, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर या एंजाममेंट। यहां पर है एल्यूजन।
एल्यूजन, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एल्यूजन। नेक्स्ट इज द माइंड ऑफ इट्स ओन place and in its can make and in itself can make a heaven of hell and a hell of heaven। पैराडाइज लॉस्ट से ये लाइन है। फिगर ऑफ स्पीच पूछी जा रही है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है या ऑक्सीमोरोन है। देखिए ऑक्सीमोरोन किस समय पर होता है, जब ना दो अपोजिट वर्ड्स को पैरेलली यूज कर लिया जाए, एक साथ यूज कर लिया जाए, ठीक है, उस सिचुएशन में हम ऑक्सीमोरोन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेवन और हेल को एक साथ यूज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीमोरोन है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीमोरोन। नेक्स्ट इज द डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, विलियम वर्ड्सवर्थ, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो इनकी इस पोएम से विलियम वर्ड्सवर्थ की ये लाइन ली गई है और पूछा जा रहा है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इसके अंदर है। पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है, मेटाफर है, इमेजरी है। क्या है लाइन, द डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। तो ये क्या है, डैफोडिल्स क्या है, डैफोडिल्स है फ्लावर्स, ठीक है, फूल हैं, एक वेराइटी के फूल हैं जिनको हम डैफोडिल्स बोलते हैं। और डैफोडिल्स क्या कर रहे हैं, फ्लटरिंग कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन एंटिटीज को नॉन लिविंग थिंग्स से जोड़ दिया गया है। बेसिकली डांस करना एक ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हमने फ्लावर से जोड़ दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर है पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डव, अ मेड whom there were none of praise and very few to love। विलियम वर्ड्सवर्थ, she dwelt among the untrodden ways। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोम है she dwelt among the untrodden ways, उससे ये लाइन ली गई है she dwelt among the untrodden ways beside the springs of dove, a maid whom there were none to praise and very few to love। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन है, एसोनेंस है, कॉन्सोनेंस है, एंजाममेंट है। तो यहाँ पे ना आप देखोगे रेपिटेशन जो हो रही है वो वाउल साउंड की बहुत ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एसोनेंस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एसोनेंस। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही हैं। अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।